Good morning, students. Today we will do the new topic, that is acid rain. Acid rain is a very much important topic because ये pollution का एक consequence है बेटा. It's a kind of effect in which the rain occurred. Rain जो आ रही है, बारिश आ रही है, जिसको हम purest source of water बोलते थे, उसमें ही problems आ रही हैं. उसी में क्या हो रहा है, एसिड डेवलप हो रहा है, एसिड उसके अंदर जनरेट हो रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज एसिड रेन. कि एसिड रेन क्या है एक्चुअली, ये एक हमारा आज का मुद्दा है. जैसे जिसमें आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अम्लीय वर्षा बोलते हैं हम इसको हिंदी में. एज यू नो दैट इट इज़ नॉट कि रेन आ रही है उसी के साथ ही ये प्रेसिपिटेशन हो रहा है एसिड. नाउ इट इज़ ड्राई डिपोजिशन इज ऑल्सो देयर. इन ड्राई डिपोजिशन ऑफ वी आर फाइंडिंग द सम ऑफ द केमिकल्स लाइक SO2, NO2 या some of the acid like H2SO4, HNO3. They precipitate with the air because the water vapors are present in the air. They dryly deposit in over the air. So what is the definition? क्या definition है इसकी? That precipitation or the rain means both same. Precipitation that has pH less than that the natural rainwater, which is about 6. If the pH is less than 5.6, then it is a rain called acid rain. Okay, it contains some of the carbon dioxide. It may contain some sulfuric SOx or SO2, SO3 to form the sulfuric acid or the nitric acid. So the pH will be low than 5.6, then it is called as acid rain. Now how it is formed, ये बनती कैसे है? When the sulfur oxide SO2 or SO3 or nitrogen oxide NO2, NO3, N2O5, these gases when they present in the air or atmosphere, कहाँ से आते हैं? These come into the atmosphere. These come into the atmosphere due to the some of the industries or some of the activities done by the human beings like combustion activity or thermal power plants, nuclear power plants. They give the sulfur, क्योंकि कोल में क्या होता है, sulfur as impurity होता है. So they come from that industry or transportation sector to the air, or when they combine with the water vapor, then in the form of dry deposition or in the form of rain, which is precipitation, which is actual rain, they combine, they form acid, sulfuric acid or nitric acid, and along with the rain, snow or fog, they come down to the earth. तो ये होती है बेटा एसिड रेन. इसको हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं, जिसका कारण क्या है कि उसमें जो pH की जो कंसंट्रेशन होती है, जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, वो 5.6 से कम होती है. ये एक हमारा मीटर होता है, pH स्केल होता है, इसमें 0 to 14 तक है. मैं अभी आप 0 to 14 तक आपका एक मीटर होता है, उसमें 5.6 से नीचे है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी, वो एसिड रेन कहलाएगी. क्या क्या कॉजेज़ हैं मैंने अभी आपको दिखा रहे हैं. इस पिक्चर में आप ध्यान से देख सकते हो, आपको धुआं दिख रहा है, ब्लैकिश ब्राउनिश डार्क कलर का धुआं इंडस्ट्री से दिख रहा है. तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसका इस तरीके का धुआं होगा. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होती है N2O, N2O3, इसका धुआं रेडिश ब्राउन कलर का होता है. तो ये व्हीकल से निकलता है N2O और N2O3, ठीक है. और इंडस्ट्रीज से निकलता है हमारा SO2, जहाँ पर भी पावर जनरेशन होती है, जहाँ पर भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर क्या निकलता है, SO2, SO3 निकलता है. तो कोई भी कंबशन एक्टिविटी होगी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी होगी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. व्हेन वाटर वेपर कंडेंस, जब पानी के जो वेपर्स होते हैं ऊपर जाते हैं और ऊपर जाकर वो ठंडे हो जाते हैं, कंडेंस करके वो बादल बनाते हैं और फिर रेनफॉल होती है. तो उस रेनफॉल के साथ में जो सल्फ्यूरिक एसिड एयर में है या एनवायरनमेंट में है, या नाइट्रिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दैट गोज, सो दैट डिजोल्व्स द एसिड्स एंड दैट बिकम एसिडिक. देन दिस रेन इज कॉल्ड एज एसिड रेन. देखो आप आराम से देख सकते हो, दिस इज़ द इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में क्या रिलीज़ हो रहा है, SO2 और NOx रिलीज़ हो रहा है. आप NOx देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी का टायर है, लाल कलर की गाड़ी है, व्हीकल है, इसमें से यहाँ से आपका NOx रिलीज़ हो रहा है. ये बहुत सारी आपकी कंबशन प्रोसेस है, उनमें से NOx निकलता है. दोनों ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स के साथ मिक्स होकर SO2 प्लस हाफ O2 विद वाटर फॉर्म्स क्या करते हैं, H2SO4 करते हैं. NOx क्या बना रहा है, HNO3 बना रहा है. इस तरीके से ये क्या बना रहा है, रेन जो है वो उसमें एसिड बन रहा है. अब बाय ड्राई डिपोजिशन और वेट डिपोजिशन, या तो ड्राई डिपोजिशन की वजह से सूखा जो पानी है उसमें, उसकी वजह से पानी के साथ ये मिक्स हो जाएंगी, तो वेट डिपोजिशन हो जाएगी. वेट मतलब क्या हुआ, गीला, जिसमें रेन या स्नो या जो हमारे हेल स्टॉर्म्स होते हैं या स्लीट होती हैं, जो हमारी बर्फ़ की जो स्लीट होती है उसको हम समझते हैं, तो उसमें वो पानी के साथ मिक्स होके आएंगे तो उसमें एसिड हो जाएगा, पानी के अंदर वो एसिड चला जाएगा.
मिक्स हो जाएगा, वो उसकी pH 5.6 से कम हो जाएगी। देन ड्राई डिपोजिशन एज द नेम इंडिकेट्स, ड्राई डिपोजिशन में क्या होता है, ड्राई डिपोजिशन में आपकी जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये गैस है, ये सिर्फ वाटर वेपर के साथ मिक्स होकर ही नीचे डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरीके से ये डिपोजिशन हो रहा है। तो सबसे पहले किसने बताया था आपको वो एसिड रेन का? तो टर्म तो 1972 में स्मिथ ने बताई थी, ठीक है। उससे पहले 1852 में रॉबर्ट एंगस ने सबसे पहले एक रिलेशनशिप ढूंढा था कि पानी और एसिड में, यानी जो रेन है उसमें और एसिड में क्या हो रहा है। तो इंग्लैंड में जो पोल्यूशन था, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन था इंडस्ट्रीज़ की वजह से, जिसमें SO2 NO2 निकल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि 1960 से पहले तो हमारे देश में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था, तो ना तो SO2 रिलीज़ होती थी ना NO2 रिलीज़ होती थी। तो आफ्टर दैट ही हमारे पास ये एयर में आया और उसके बाद इससे प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई। और जो पहली पहली बारिश होती है, जो उसमें एसिड ज़्यादा होता है, तो उसमें नहाना नहीं चाहिए, उसमें पॉपुलेशन को उसमें स्किन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जीज हो सकती हैं। तो उसके बाद ये वाइड स्प्रेड हुआ 1972 के बाद। टर्म तो हमारी स्मिथ ने गिवन की थी और 1852 में उसने सबसे पहले इसको डिटेक्ट किया था। देन कॉजेज़ ऑफ एसिड रेन, मैंने आपको बताया कि दो तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं हमारे एसिड रेन के, एक तो नेचुरल है और एक है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरली भी हमारी जो रेन है वो क्षारीय अम्लीय हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि जैसे कहीं पे वोल्केनिक इरप्शंस हो गई, इरप्शंस की वजह से, या बायोलॉजिकल इरप्शंस क्या होते हैं, कहीं पे आपके जब भी कहीं पे भी कोई ज्वार भाटा आता है, या कहीं पे भी अगर कोई आपका ज़मीन से लावा निकल रहा है, तो सब गैसेस निकलती हैं, SOx बहुत होता है उसके अंदर, SO2 बहुत होता है। तो वोल्केनिक इरप्शंस में जो SO2 होता है वो एयर के साथ मिलकर लाल लाल रंग का वो क्या बना लेता है, गुबार बना लेता है, फिर वो बारिश होती है, वो एसिड रेन होती है। देन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी हमारी बहुत सारी, जैसे कि आपका NOx की बात कर रही हूँ मैं, जैसे जैसे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, वो भी नाइट्रोजन को क्या करते हैं, NO2 में बनाते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू भी हमारा एसिड मतलब रेन हो सकती है। लाइटनिंग जो होती है, जैसे आपकी एकदम से तेज जो लाइटनिंग होती है, बिजली गिरती है, उसकी वजह से भी हमारा बहुत ज़्यादा एसिड रेन होता है। देन एंथ्रोपोजेनिक क्या, ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़ क्या हैं, उसमें यहाँ फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें SOx, क्योंकि उसमें कोयला यूज़ होता है जलाने के लिए, बर्न करने के लिए, वहाँ पर बड़े बड़े स्टीमर्स होते हैं, या मोटर व्हीकल्स है उनमें NOx निकलती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से भी NOx निकलती है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में सल्फ़र होता है, सल्फ़र कोयले में इम्प्योरिटी होती है, बिटुमिनस में सबसे कम होता है। तो हमें ऐसा कोयला यूज़ करना चाहिए जिसमें क्या हो, सल्फ़र कंटेंट कम हो, क्योंकि अदरवाइज़ वो जलेगा और जलने से वो सल्फ़र डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड बनाएगा और फिर वो क्या करेगा, एयर को इफेक्ट करेगा। फायर्स लगाते हैं आपके घरों में आसपास, डोमेस्टिक फायर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि घरों में आग लगती है, तंदूर जलाते हैं या अंगीठियाँ जलाते हैं, या किसी तरीके से आप घरों में क्या कहते हैं, कोई फंक्शन है, पार्टी है, तो आप बोन फायर लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है, हम लकड़ी जलाते हैं तो, या कोयला जलाते हैं, तो वो उस समय वहाँ पर क्या होता है, ये गैसेज रिलीज़ होती हैं। देन स्मेल्टर्स भट्टियों को बोलते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसमें मेटल को पिघलाया जाता है, सोना चांदी है या आपका जो मेटल है, कोई भी मेटल, इसको पिघलाया जाता है। तो पिघालने के टाइम पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, भट्टी के अंदर बहुत सारा ईंधन यूज़ करते हैं, उसमें कोयला होता है और वो भी क्या करता है, एसिड रेन का कारण बनता है। हम कैसे मेजर करें, व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ एसिड रेन? मैंने आपको बताया कि एसिड रेन में pH कम हो जाती है, कंसनट्रेशन कम हो जाती है, तो हमें मेन क्या डिटरमाइन करना है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन डिटरमाइन करनी है किसी भी लिक्विड में, पानी में या फ्लूइड में। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन को हम pH कहते हैं। तो pH स्केल जो होता है वो बताता है कि एसिडिटी कितनी है या अल्कलिनिटी कितनी है, और इसके अंदर जो स्केल होता है pH का वो 0 से 14 तक चलता है, इट मूव्स फ्रॉम 0 to 14, एंड हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो है लोअर्स द pH, जितने मैक्सिमम होगी pH का हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, उतनी the value of pH is less and it is more acidic substance, then concentration of pH is less. If the pH is more, then it means it is alkaline or basic substance, because pH 7 more than 7 indicate it is alkaline substance, ये alkaline है, क्षारीय substance है, और less than pH 7 क्या होगा, acidic है। ठीक है, तो chemical processes हैं ये हमारी, जिनके थ्रू ये आपको रिएक्शंस होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, लिख के आप इसको देखें कि फॉर्मेशन, हाउ द एसिड इज फॉर्म्ड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। सो दीज आर द रिएक्शंस अकरिंग इन द एटमॉस्फेयर। नाउ सल्फर इज प्रेजेंट इन द कोल और एनी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट के स्मेल्टर्स के अंदर होता है, जहाँ पे भी सल्फर होगा वो ऑक्सीजन के साथ मीट करके क्या बनाएगा, इन द फर्स्ट रिएक्शन इट फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस,
In the second reaction, sulfur dioxide plus half O2 with water forms the H2SO4. Now this is the sulfuric acid. This is the formula for sulfuric acid which is formed. In the second type of reaction, in the nitric acid formation, NO plus O3 ozone actually in the stratosphere it breaks down the ozone to form NO2 plus O2. Now in the second reaction, in the second step, this NO2 again break down again one molecule of ozone to form NO3 plus O2. Now in this case NO3 is formed. So in both the NO2 or NO3 can be formed in the stratosphere. Now this NO3 and NO2 both combine to form N2O5. Now N2O5 is easily dissolved in the water and form two molecules of HNO3, and HNO3 is a very strong acid. Now what are the adverse effect of the acid rain? Plants, on the plants it is basically very much affected. The color is removed and their chlorophyll content will decrease. They cause their yellowing of the leaf tissue and also the death of the some of the tissues. The soil fertility decreases. The plant growth due to detoxification occurs. It also causes the decrease in the nutrients of, and the growth is also very much reduced. प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो शंटेड हो जाती है, कम हो जाती है. और जो प्लांट के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के नीचे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन बाहर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है. वो ब्लॉक हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, उनका साइज़ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है बायोलॉजिकल रिएक्शंस के थ्रू. तो पीएच जो है वो अफेक्ट हो जाएगी. पीएच क्या होती है वो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एंड कंसनट्रेशन होती है. तो पीएच या तो बहुत कम रहेगी या बहुत ज़्यादा हो जाएगी. दैट क्रिएट्स अ पोल्यूशन ऑफ द सॉइल ऑल्सो. पोल्यूशन यानी कि उसको चेंज कर देंगे. देन डिग्रेडेशन ऑफ द प्लांट क्लोरोफिल डिग्रेड हो जाएगा. एज यू नो द क्लोरोफिल इज द ग्रीन pigment which is present in the plant, so we have decolorization of the leaves, so leaves get decolorized in the soil. When we are talking about the soil, also acid rain damages the soil and soil biology or the chemistry. Biology means that the living organism which are living in the soil like snakes, beetles, some of the leeches and all other, they affected. As you see here, the soil having the acidic rainfall affects the color of the grass also. There is no grass in the over here. Also the chemistry, the amount of organic or inorganic load which is present in the soil is affected. Microbes are not able to tolerate the low pH. Microbes एक पर्टिकुलर pH पे रहते हैं और उधर अगर वो pH अफेक्ट होती है तो वो डाई कर जाते हैं, वो मर जाते हैं. तो अपर फर्टाइल लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, लीच हो जाती है फ्रॉम द सॉइल. वेरी इजीली इट गेट लीचड फ्रॉम द सॉइल. Now the surface water and the aquatic animals, see when this acid rain goes to the water bodies, okay, now it lowers the pH, aluminum concentration and all the other metals that increases, and it could cause damage to the fish and aquatic animals, and they started dying on the surface of the water. और मतलब मरने के बाद वो ऊपर आ जाती हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो रिड्यूस. तो जितनी भी लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो फर्टाइल सिस्टम है, उनमें स्पीशीज़ जो होते हैं वो इस तरीके से आपको मरते हुए दिखते हैं. Then the effect on the human health. There are many effects on the human health. Basically it affects our respiratory system. The aerosol mist or the sulfuric acid has a very much serious impacts on our respiratory system or respiratory effect. As you see, the common cold is there, the allergies are very much prominent, and human health is affected because this acid affects the eye. This acid make the running nose. Allergies are there. Acidification also plays important role in the decrease in human nervous system. Then respiratory system is like lungs or are very much affected. Digestive system or constipation may be there. So these are affected a lot. Then effect on buildings. What are the major effect on buildings? You can see that majorly it affects the building because the structure of the building is made up of either marble or made up of limestone or the slate. Now these are the pictures which can show you that how much effect is there. Now the monuments which are also on the earth are present, they are affected, they are melted away. You can see a monument or a sculpture in which 1908 it will see a beautiful woman sitting like that, and in 1969 you will see the entire change in the sculpture is seen properly. Similarly, how it occurs, because the calcium carbonate which is present in the buildings affected with H2SO4. H2SO4 is the acid which is the sulfuric acid. It forms the calcium sulfate plus water plus carbon dioxide.
We can also see the buildings lost in the Greece or Italy or any other areas which in the partially dissolved statues can be easily seen. In Taj Mahal, which is in the Agra, also suffering from the acidic fumes of the जो मथुरा रिफाइनरी. ऑल्दो क्या है कि ये जो मथुरा रिफाइनरी से जो हमारी आ रही है, जहाँ पर ऑयल को रिफाइन किया जाता है, वो ताज से 40 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो 7 वंडर जो है हमारी अर्थ का, उसको डिटोरेट कर देती है और उसकी जो कलरिंग है वो चेंज हो जाती है, येलो येलो कलर का हो जाता है, क्योंकि वो एक दिन में 25 to 30 मिलियन टन्स की SO2 प्रोड्यूस करती है. तो इतनी ज़्यादा SO2 जब प्रोड्यूस होगी तो ज़्यादा एसिड बनेगा एयर के अंदर, और जब वो बारिश होगी तो दैट गोज टू द मॉन्यूमेंट्स एंड इफेक्ट दैम. तो व्हाट कैन बी डन, व्हाट आर द मेजर कंट्रोल सोल्यूशन और व्हाट वी प्रिवेंशंस वी कैन टेक टू कंट्रोल द एसिड रेन. नाउ क्लीन कंबशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना चाहिए. वी डोंट हैव टू यूज़ द दैट कंबशन यूज विद द इलेक्ट्रिसिटी. नो, क्लीन यूज़ करना चाहिए, कम मिनिमाइज करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. देन पोल्यूटेड बॉडीज़ जो कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, लाइक आपका पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, जैसे कि आपकी एयर कंट्रोल है, वाटर कंट्रोल है. तो जो इक्विपमेंट्स हैं, दीज इक्विपमेंट्स शुड नॉट be overused, but they should be used in a proper manner. Then replacement of the coal को replace करके हमें क्या करना चाहिए, कोई renewable resource को use करना चाहिए, either solar energy, wind energy, these things should be used. Then liming of lakes or soil should be done so that water pollution and lake pollution do not reach to damaging level. Then लाइमिंग करने से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं. लाइम जो होता है वो CaOH होल्ट वाइज होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूना होता है. जब हम उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो हम उस एरिया की मिट्टी को क्या कर देते हैं, ठीक कर लेते हैं. देन फॉर्मुलेट द पॉलिसी होनी चाहिए रिडक्शन के लिए, क्या क्या हम रिडक्शन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि हम सल्फर डाइऑक्साइड को या जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है उसको कम कर सकें. Reduction should be there, gas emission का reduction should be there. Full last over there that support a set of sub projects to promote the cleaner production, ताकि हमारी जो हमारी प्रोड्यूस हो रही है चीज़ें वो क्लीनर हो, साथ साथ वो उसका डिज़ाइन अच्छा हो. कितने की हो रही है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल है, एसिड रेन है, environment control, these are important. So this is the picture showing the liming, in which the lime is added, that is calcium hydroxide, which is a base, which is not acid, added to the acidified lakes. Now we should use these kind of resources like windmills or the solar panels or the hydroelectric power projects. Now prevention is always better than cure. We should prevent the addition of these gases like sulfur dioxide or nitrogen dioxide directly into the environment to form these acidic oxides like sulfuric acid and the nitric acid into the air. So use less energy, use cleaner fuel, you remove the oxygen sulfur from the sulfur and nitrogen from the releasing, or the industry should pay. Now we should use the flue gas desulfurization and catalytic converter. Now what is flue gas desulfurization? It is the process or the method in which the gas which is removing from the industries, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो स्टेक हाइट है, उसमें जो चिमनी है, चिमनी से हमारी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो मैंने आपको पहले पिक्चर में भी दिखाई थी कि वो धुआं सा निकलता है, उसको हम फ्लू गैस कहते हैं. वो वेस्ट गैस है, वो डायरेक्टली एयर में जा रही है. दैट्स फ्लू गैस शुड कंसिस्ट ऑफ ए स्क्रबर. उसको हम रिएक्ट करें स्क्रबर के साथ, वेट स्क्रबर के साथ रिएक्शन करने के बाद इन द रिएक्शन टॉवर्स वहाँ पे एक फ़ैन लगा होता है विच एक्सट्रैक्ट ऑल द हॉट स्मोक टुवर्ड्स इट, और वो सारी की सारी गैस अपनी तरफ खींच लेगा. और पावर प्लांट में जो स्क्रबर होगा, वेट स्क्रबर होगा, जिसमें हमने लाइमस्टोन को या चूने को डाल रखा होगा, उसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लरी की फॉर्म में होगा उसके साथ मिक्स करके उसको क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, उसको रिमूव करवाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे. तो कैल्शियम कार्बोनेट जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि उस फ्लू गैस में है, जो उस वेस्ट में है,
जो गैस है पड़ी, तो वो उसको मिक्स करने के बाद केमिकली रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। और कैल्शियम सल्फेट को बाद में हम रिमूव कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कोई काम करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज को कम यूज़ करते हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी या हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी या सोलर एनर्जी इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, तो एक तो उनका बस यही है कि हमारी नेचर ठीक रहेगी, हमारा एनवायरनमेंट ठीक रहेगा, हमारी जो इश्यूज़ हैं कोस्ट के वो हमारे ठीक रहेंगे। फिर हम क्या कर सकते हैं, मेन जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको यूज़ करने के साथ साथ घरों में भी हम अपनी चीज़ों को फुल लोड से चलाएं। जैसे डिश वॉशर है या वॉशिंग मशीन्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, ये एसीज़ हैं, वो फुल लोड से चले। पर हमें इनको इकट्ठा नहीं चलाना चाहिए। इकट्ठा चलाने से ये सारे क्या होगा, एनर्जी को खींच लेगा अपनी तरफ। जब हम कमरों में नहीं बैठे, जिस कमरे में नहीं बैठे वहीं हम बाहर हैं, तो हमें जाते हुए लाइट पंखा बंद करके जाने चाहिए। फ्लोरोसेंट बल्ब्स को यूज़ करने चाहिए, हाई वोल्टेज यूज़ करनी चाहिए। और बोटल्स में जो टैंक होते हैं, टर्न ऑफ द हॉट बोटल टैंक व्हेन गोइंग, जब भी हम बाहर जाते हैं तो वो उसको रिमूव कर, उसको बंद करके जाना चाहिए, चाहे वो कितनी देर के लिए जाना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंक से भी जाके घर से भी जाकर क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं उसके इफेक्ट को। तो देखो ये हमारे एक कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको पता है कि नॉर्वे और स्वीडन है, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर भी लाइम को पानी के साथ मिलाकर, लाइम वाटर या लाइम स्टोन को, चूने पत्थर को ऐसे मिट्टी पर डाला जा रहा है जहाँ आग लग गई है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। एक्सपेंसिव है क्योंकि हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं, या हम जो बड़े बड़े उनसे कर रहे हैं, तो एक्सपेंसिव टेक्निक है। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये हमारी यूज़फुल बहुत टेक्निक है, तो इसको हम यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए। अपने व्हीकल्स की क्या करवानी चाहिए, हर 6 महीने बाद आपको क्या करवानी चाहिए, वो जो हम क्या कहते हैं उसको, हाँ, इसके अंदर हमें क्या करवानी चाहिए, हर 6 महीने बाद उसकी सर्विसिंग करवाते रहने चाहिए। उसको अल्टरनेट फ्यूल यूज़ करना चाहिए, जैसे सीएनजी है, नेचुरल गैस है, वो यूज़ करने चाहिए जो कम पोल्यूशन करते हैं। और खाली नहीं बैठना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। स्लो स्पीड में या मीडियम स्पीड में ड्राइव करनी चाहिए गाड़ी। और लंबे सफ़र में जाना हो तो बस या ट्रेन का यूज़ करना चाहिए, सीएफसीज वगैरह का यूज़ नहीं करना चाहिए, मिनिमम यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द green how this acid rain, and if you have any doubts you can comment. Thank you so much.